नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं नीट और जेईई परीक्षा की। इसको टालने को लेकर विपक्ष की तेज होती मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। इधर ममता बनर्जी के सुझाव पर विपक्ष इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। परीक्षा को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में दलीलें आ रही हैं। विरोध के बीच अब देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नीट और जेईई की परीक्षा कराने का समर्थन किया। चिट्ठी में लिखा गया, परीक्षा में देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। और इस बीच नीट और जेईई परीक्षा में बैठने वाले 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद के सेंटर आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही जिन छात्रों ने अपना सेंटर बदलने का एप्लीकेशन दिया है उन पर भी विचार किया जा रहा है। और एक जो तर्क दिया जा रहा है कि जेईई परीक्षा के लिए करीब 8.5 लाख छात्रों में से करीब 7.5 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया। और अगर नीट की बात करें तो करीब 16 लाख छात्रों में से करीब 6.25 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। हालांकि इस तर्क को समझना बड़ा ही मुश्किल है कि क्या एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का मतलब ये लगाया जाए कि वो सभी छात्र इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि परीक्षाएं अभी कराई जाए, ये भी एक सवाल है। It reveals the insensitivity of what the states have been saying. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. We also may appeal the Supreme Court. If central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the timing unless the situation allows students to sit for exam. Now, I think if, as Mamata ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there, and let's try and see that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition may listen to us. आदित्य ने 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है एजुकेशन के बारे में, और उसमें आदित्य ने लिखा है कि ये जो एजुकेशन एकेडमिक ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर, वो आगे बढ़ा है, तो एकेडमिक ईयर भी क्या हम जनवरी से शुरू कर सकते हैं। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, अगर हम छात्रों की बात करें तो उनके लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। परीक्षा देने जाते हैं तो संक्रमित होने का खतरा है, परिवार भी स्टेक पर आ जाएगा, नहीं देते हैं तो साल खराब हो जाएगा। मेरा सवाल यह था कि सरकार ये तर्क दे रही है कि इतने लोगों ने, इतने छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। जब उन्हें लग रहा है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो उनके पास विकल्प क्या बचा था सिवाय डाउनलोड करने के? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी जया बता रही थी, जो रात में डेटा हमारे पास आया है उसमें नीट के भी लगभग 8 लाख बच्चों ने, 15 लाख में से 8 लाख बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। तो लगातार बच्चे जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि साल खराब हो जाए। किसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप लोन लेते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका साल बचाने के लिए ये सारी कोशिशें माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन देखिए शारिक, यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसे अभिभावक भी हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम्स हो जाएं। और कल हमने कुछ तमाम ऐसी भी आवाजें हमने सुनाई थी हम लोगों ने अपने चैनल पे, कि जो चाह रहे थे कि एग्जाम्स हो जाएं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो हमारी बात हुई थी शिक्षा सचिव, उन्होंने यही कहा था कि देखिए एकेडमिक ईयर हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी परीक्षाएं करा लेंगे सितंबर में, तो हम लोग नवंबर से पहला सेमेस्टर जो अंडर स्नातक का है उसका शुरू कर देंगे, ताकि हम लोग अगले अगस्त तक दोबारा दूसरे सत्र के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अगर हम लोग फिर परीक्षाएं बढ़ाते हैं और मान लीजिए हम परीक्षाएं नवंबर में कराते हैं तो रिजल्ट आते आते दिसंबर हो जाएगा, और अगर सत्र शुरू करना है तो जनवरी हो जाएगा, जिससे पूरा का पूरा जो एकेडमिक साइकिल है वो खराब हो जाएगा। और विदेशी और तमाम निजी विश्वविद्यालयों ने एडमिशन करा करके
क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में ये अन्याय होगा उन बच्चों के लिए जो कि सरकारी तंत्र पर निर्भर रहते हैं। ये तमाम दलीलें, और देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय के पास, वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो हर बार यही बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बच्चों का साल बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं। तो अब ये तमाम दलीलें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हैं। अब बच्चों को देखना होगा वो कैसे आते हैं, क्योंकि कल जो एनटीए के प्रमुख हैं उनसे बात हो रही थी हमारी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो फ्लड से बच्चे हैं उनको कैसे वो वहां तक पहुंचेंगे, उनके लिए क्या आपने तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, अगर परीक्षाएं छूटती हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग राज्य सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में इन तमाम बच्चों की मदद करें। लेकिन आप देखिए शारीरिक तमाम जितना भी कुछ हो जाए, अब शिक्षा मंत्रालय ने तय कर लिया कि परीक्षाएं कराएंगे तो वो कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तय समय पर परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और सौरभ, यहाँ पर यह बात भी है कि तमाम व्यवस्थाओं की बात केंद्र सरकार कर रही है शारिक, लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच हम जानते हैं जिन पर बहुत बेहतर सुविधाएं हैं, राज्यपाल हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, खुद केंद्र के गृह मंत्री हैं, वो तक अगर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो समझा जा सकता है इतनी बड़ी तादाद में बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जब पहुंचेंगे तो उनको भी खतरा तो रहेगा ही। 11:30 बजे इसी पर हमारा खास शो जरूर देखिए, कोरोना काल परीक्षा पर सवाल, सुबह 11:30 बजे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से जुड़ी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से दिए गए ट्वीट में कहा गया है कि कोविड संकट की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की सभी इम्तिहान अगली तारीख तक के लिए स्थगित किए जाते हैं। समय पर बदला हुआ शेड्यूल जारी किया जाएगा। और दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ कोरोना वायरस के मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1693 मामले सामने आए हैं। 17 मरीजों की मौत दिल्ली में हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,65,000 पार कर चुके हैं। 4,347 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट भी अब 90% से घटकर 89.82% हो गया। साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 716 हो गया। दिल्ली में कोरोना मामलों की तादाद एक बार फिर से बढ़ रही है। रोजाना आ रहे नए आंकड़ों की बात करें तो 1.5 महीने में सबसे ज्यादा मामले फिर सामने आए हैं। और जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया कि दिल्ली में रोजाना कोरोना के जो टेस्ट अभी तक हो रहे थे उनकी संख्या को दोगुना कर दिया जाए। दिल्ली में कोरोना के मामले अचानक बढ़े तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार सुबह ही अपने घर आपात समीक्षा बैठक की और कई अहम फैसले किए। अगले एक हफ्ते में रोजाना टेस्ट की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। ठीक होने के बाद जिन लोगों को जरूरत होगी उनको मुफ्त पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए जाएंगे। मास्क ना पहनने और दूरी के नियम का पालन ना करने वालों पर सख्ती की जाएगी। आज की डेट में टेस्ट लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं। इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए, तो टेस्ट्स की संख्या एक तो डबल कर रहे हैं। बीते 10 दिनों में कोरोना के मामले कुछ इस तरह बढ़े हैं। 16 अगस्त को 652 मामले सामने आए थे, 17 अगस्त को 787, 18 अगस्त को 1,374, 25 अगस्त को 1,544 और 26 अगस्त को 1,693 मामले सामने आए, जो 11 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार बढ़े मामलों से निपटने को तैयार है। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। सब लोग टेस्टिंग भी कराओ और सब लोग मास्क भी पहनो और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जहन से कोरोना का डर ऐसा निकला कि हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाले लोग हाथ मिलाने लगे थे। आपको डर नहीं लगता, ये अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहें और सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब की बात करते हैं। कल यहां पर विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया और अब तक 23 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पॉजिटिव आए विधायकों में पूर्व हॉकी ओलंपियन प्रगट सिंह और पंजाब सरकार में मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा भी शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री
राजेंद्र बाजवा कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस के 14, अकाली दल के 6 और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पुलवामा हमले में 23 साल की एक युवती ने भी आतंकियों की मदद की थी। इस हमले के मामले में गिरफ्तार अकेली महिला इंशा जान हमले के मास्टरमाइंड फारूक की करीबी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ। एनआईए का दावा है कि इंशा जान मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक के साथ फोन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क में थी। एनआईए के अनुसार इंशा जान के पिता तारिक पीर को भी फारूक से उसके रिश्ते के बारे में पता था और एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आतंकवादी उसके घर पर एक समय में 2 से 4 दिन तक भी रुके थे। और इस पर तफसील से बात की कुछ देर पहले हमारी सहयोगी नीता शर्मा से हमने। आइए आपको सुनाते हैं। मोहम्मद उमर फारूक था जो मौलाना मसूद अजहर का नेफ्यू था, उसके साथ इसके संबंध भी थे। एनआईए का कहना है कि बहुत सारे मैसेजेस उन्हें मिले हैं, उन्होंने रिट्रीव किए हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, बाकी सोशल मीडिया में इन लोगों ने एक्सचेंजेस जो हैं वो की थी, वो भी उन्होंने रिट्रीव की है। इंशा जहां अभी फिलहाल गिरफ्तार की जा चुकी है, उसके पिता जो तारिक पीर हैं वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं मदद पहुंचाने के लिए इन टेररिस्ट के लिए। दरअसल ये कहानी ये थी कि जो फारूक उमर हैं वो 14 अप्रैल 2018 को पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्हें भारत लाने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। एनआईए का कहना है कि वो एक झज्जर कोटली का मामला था जिसमें 2 आतंकी कुछ एक बारूद की खेप आ रही थी ट्रक में, जिसमें 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। जब उन्हें पकड़ा तो उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे आतंकवादियों को सीमा पार करवाने में कामयाब हुए हैं। तो जब उनकी एंट्रीज चेक की गई तब एनआईए को पता चला कि उमर फारूक को भी वो ही भारत लेकर आए थे। उमर फारूक जब 2018 में भारत आए उससे के बाद वो साउथ कश्मीर पहुंच गए। 2018 और 19 में उन्होंने वहां पे जो है वो छोटे छोटे टेररिस्ट रिलेटेड काम किए और छोटे छोटे कामों को अंजाम दिया। लेकिन अक्टूबर 2018 में जब उनका खुद का भाई दाऊद इब्राहिम से सुरक्षा बलों द्वारा एनकाउंटर में मारा गया, तब पाकिस्तान से उन्हें निर्देश आए कि उन्हें अब कुछ बड़ा करना है। जिसके बाद उन्होंने ये पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई कि पुलवामा में किस तरह से अटैक करना है। इस बीच आदिल डार जो फिदायन है वो भी तैयार किया गया। समीर डार जो दूसरा एक जैश का आतंकी है जो फिलहाल अभी फरार है, वो 2018 और 19 में ये तीनों लोग जो हैं इंशा जहां के घर में आते जाते रहे। यहीं पर जो है वो वीडियो भी शूट किया गया जो जैश ने उसके बाद रिलीज किया था। उस वीडियो में आदिल डार की तस्वीर जरूर थी, लेकिन जो वॉइस ओवर था वो समीर डार का था। समीर डार तो अपना वॉइस ओवर ठीक से कर रहा था, लेकिन आदिल डार जो है वो डरा हुआ था। तो काफी मशक्कत के बाद लिप सिंक करवाया गया, उस वीडियो को वापस पाकिस्तान भेजा गया। इम्प्रोवाइज करने के बाद वो वापस भारत आया और जब अटैक हुआ उसके बाद रिलीज किया गया। तो बाकी जो 19 लोग हैं उनमें से 6 जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 7 गिरफ्तार हैं और जो 6 हैं वो अभी भी फरार हैं। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरों को दिखाने का। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल का हिस्सा बनिए। बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट और जी परीक्षाओं की। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विपक्ष। दूसरी खबर है परीक्षा का समर्थन करने के लिए 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। तीसरी खबर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर भारत में फेज 2 ट्रायल शुरू हो गया है। चौथी खबर पुलवामा के मामले में 23 साल की लड़की ने की थी हमले में मदद। ये एनआईए की चार्जशीट में सामने आया है। और सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने दर्ज किया है केस। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है और एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाके लॉग इन कीजिए, पोल का हिस्सा बनिए।